नई बहू की जादुई साड़ी। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन अपनी बेटी कोमल और अपनी पत्नी काजल के साथ रहता था। मोहन एक दर्जी था। मोहन की एक छोटी सी बाजार में दुकान थी। वह दुकान बहुत अच्छे से चलती थी क्योंकि मोहन बहुत अच्छी सिलाई करता था, इसलिए उससे बहुत दूर दूर से लोग अपने कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शादियों के दिन आ जाते हैं, इसलिए मोहन को बहुत सारे लहंगों का ऑर्डर मिलता है और मोहन दिन रात लगा के उन कपड़ों को सिलता है। वह कुछ दिनों तक घर भी नहीं जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन शादियों के लिए लहंगे सिल रहा था। मोहन को काम करते करते बहुत गहरी नींद आ जाती है और वह उसी वक्त वहाँ पर सो जाता है कि तभी उसके दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरी दुकान में आग लग जाती है। उसके बनाए हुए सभी लहंगे जल जाते हैं और मोहन भी उस आग में जल जाता है। जब यह बात उसकी बेटी और उसकी पत्नी को पता चलती है तो मानो उसके सर पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है और काजल कहती है, बेटी अब हमारा क्या होगा इस दुनिया में। अब तो तेरे पिताजी भी नहीं रहे, अब तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इतनी मुश्किल से उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया था जिससे हमारा पूरा घर चल पाता था। अब हमारा कैसे गुजारा होगा इस गरीबी में। ये कहते ही काजल को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। उसके बाद कोमल अपनी माँ को बिस्तर पर सुलाकर पास के ही डॉक्टर को बुलाकर लाती है और उनसे उनका चेकअप करवाती है। तो वह डॉक्टर बोलता है, बेटी कोमल तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो चुकी है, तुम्हें उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी माँ ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अच्छा मैं अब चलता हूँ, तुम और अपनी माँ का ध्यान रखना। ये सुनते ही कोमल सोच में पड़ जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ। पहले से ही पिताजी की मौत सुनकर मुझे भी सदमा लग गया है और माँ की तबीयत और खराब हो गई। मैं कैसे संभालूं? नहीं, मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। आखिर मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। आज से मैं अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी और अपने पिताजी का बुटीक दोबारा शुरू करूंगी। तभी काजल को भी होश आ जाता है। तब कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं घर को अच्छे से संभाल लूंगी। आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं पिताजी का बुटीक दोबारा शुरू करूंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बेटी तू तो अभी बहुत छोटी है, तू कैसे सब कुछ संभाल पाएगी। माँ मैं पिताजी के बुटीक पे कितनी बार जाती थी, मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे सब कुछ आता है और मैं अब छोटी नहीं हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो अपने माँ बाप के दुख को अच्छे से समझ सके और उनकी मुसीबतों में उनका साथ दे सके। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी समझदार बेटी मिली है। ऐसे समझदार होने से क्या होता है माँ, आखिर सुंदर भी तो होना चाहिए। मेरा रंग कितना काला और बेकार है, लोग मुझसे जल्दी बात भी नहीं करते हैं। बेटी अगर तू सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो सब तुझसे बात करेंगे। ये काला और गोरा कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है माँ, मैं अब फालतू की बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं अब बुटीक जा रही हूँ और सारा सामान सही करके दोबारा उसको शुरू करने की तैयारी करती हूँ। फिर कोमल अपनी दुकान पर जाती है और सारे सामान को अच्छे से साफ करने लगती है और सब कुछ अच्छे से तैयार कर देती है। बिल्कुल पहले जैसे उसकी दुकान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा होता है। फिर वह बाहर जाके देखती है कि उसकी दुकान के सामने एक और बुटीक की दुकान है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है। यह देखकर कोमल कहती है, अच्छा यहाँ पर पहले से ही एक दुकान है, इसलिए लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं,
पहले पापा की भी तो दुकान थी, तो उनकी दुकान भी तो चलती थी। उन्हें पता नहीं होगा कि उनकी बेटी भी सिलाई करती है, कि उनकी बेटी भी उनकी तरह ही सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है। जब वह मेरे सिले हुए कपड़े देखेंगे तो वो भी मेरे पास आने लगेंगे। मैं पहले घर से कुछ पैसे लेकर कुछ कपड़े खरीद के उनसे कुछ लहंगे बनाकर अपनी दुकान के बाहर टांग देती हूँ। फिर लोग उस लहंगे को देखकर जरूर मेरे पास आएंगे। ये कहने के बाद कोमल अपने घर पर जाती है और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर कुछ कपड़े खरीद कर थोड़े बहुत सुंदर सुंदर वह लहंगे बनाकर बाहर अपनी दुकान पर टांग देती है। जब लोग उन लहंगों को देखते हैं तो वह उनकी बहुत तारीफ करते हैं और बहुत से लोग कोमल की दुकान पर वहाँ पर अपने लहंगे सिलाने के लिए आने लगते हैं। यह देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पर एक औरत अपने लहंगे सिलवाने के लिए आती है और वह कहती है, अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी की तो मौत हो चुकी है, अब तुम इस दुकान को चला रही हो क्या? तुम्हारे पिताजी बहुत सुंदर लहंगे सिलते थे, लेकिन तुम तो उनसे अच्छे भी लहंगे सिलती हो। लगता है पूरा खानदान ही इसमें माहिर है। तब कोमल कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मेरे पिताजी बहुत सुंदर लहंगे सिलते थे और मुझे भी उन्होंने सिखाया है। फिर वो औरत वहाँ से वह लहंगा देकर चली जाती है और कोमल की कुछ अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन उसके सामने वाली बुटीक की मालकिन सोच में पड़ जाती है और वह कहती है, अरे इसका बाप तो मर गया। इसके बाप ने पहले से ही मेरे नाक में दम कर रखा था, लेकिन इसकी बेटी दोबारा आ गई और ये तो उससे भी अच्छे कपड़े सिलती है। मेरे सारे ग्राहक उसके पास ही जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ये कहकर उस बुटीक की मालकिन कोमल की दुकान पर जाती है और कहती है, अरे तुम तो इतनी काली हो, लेकिन फिर भी तुमसे लोग कपड़े सिलवाने आते हैं, वो भी बड़े बड़े घर के। क्या उन्हें तुम्हारी बदसूरती नहीं दिखती है? इतने गंदे लोगों से कौन अपने कपड़े सिलवाता है? अरे आप कौन हो? आप मेरी दुकान पे कपड़े सिलवाने के लिए आई हो या फिर मेरी बेइज्जती करने के लिए? आपको कपड़े सिलवाने हैं तो सिलवाओ, नहीं तो मेरी दुकान से निकल जाओ। अरे तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मेरी दुकान भी इस बाजार में है, तुम्हारी दुकान के सामने, और मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें यह दुकान नहीं चलानी चाहिए। तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम जाकर पढ़ो। आप कौन होती हो मुझे सिखाने वाली कि मुझे दुकान चलानी है या मुझे पढ़ाई करनी है? मुझे पता है आप ये सब बातें क्यों कह रही हो, ताकि आपकी दुकान चलने लगे और मेरी दुकान बंद हो जाए और हम ऐसे ही गरीबी में जिए, हमारे पास खाने के लाले पड़ जाए। अच्छा, तुम समझ ही गई, तुम बहुत समझदार हो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सुनो, तुम बहुत काली हो, तुम्हें आगे जाके तुम्हारी शादी में बहुत सी तकलीफें होंगी, इसलिए तुम घर में रहो और अपने चेहरे का अच्छे से ख्याल रखो, ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई भी तकलीफ ना हो और तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कोमल को भी वो सभी बातें उसकी सही लगती है और वह भगवान की मूर्ति के सामने रोने लगती है और वह कहती है, भगवान, ये आपने मुझे कैसा रंग दिया है? लोग मेरी बदसूरती की बेइज्जती करते ही रहते हैं। लोग मेरा गुण बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। आखिर मुझ में क्या कमी है? अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? पिताजी के मरने के बाद माँ की तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। उनके लिए हमेशा दवाई लेकर आनी होती है, नहीं तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ये सब कहकर कोमल बहुत दुखी हो जाती है और वह दोबारा अपने कामों में लग जाती है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब कोमल बड़ी हो चुकी थी, तो एक दिन काजल अपनी बेटी कोमल से कहती है, कोमल मेरी बच्ची, अब मैं चाहती हूँ कि मैं जीते जी तुम्हारी शादी कर दूँ, नहीं तो इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कौन है? ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। ये कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है
और अपनी बुटीक पर पहुंचकर अपना काम करने लगती है। जब यह बात उस बुटीक की मालकिन को पता चलती है तब वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी इस कलमुही से करवा दूं, फिर इसका बुटीक मेरा ही हो जाएगा और मैं इसका बुटीक बंद करवा दूंगी। उसके बाद मेरा बुटीक ही चलेगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर काजल के घर जाती है और उनसे कहती है, अरे बहन जी, मुझे पता चला है कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, तो इसलिए मैं आपके घर आई हूँ अपने बेटे से आपकी बेटी से शादी करवाने के लिए। यह सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है और काजल कहती है, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अपनी बेटी कोमल को अभी बुलाती हूँ। उसके बाद काजल अपनी बेटी को बुलाती है। कोमल वहाँ पर चाय लेकर आती है। यह देखकर वह लड़का कहता है, अरे माँ, आप इतनी काली लड़की से मेरी शादी करवाना चाहती हो? क्या आपको दिखता नहीं है मैं कितना गोरा हूँ और ये कितनी काली और बदसूरत है? मैं इसे शादी हरगिज नहीं करूँगा। अरे बेटा, तू चुप रह, काले गोरे से कुछ नहीं होता, देख हमारी बहू कितनी गुणी है। यह कहकर वह अपने बेटे को चुप करा देती है और यह सब बातें सुनकर कोमल और काजल बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में कोमल की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद वह मालकिन कोमल पे बहुत रोब जमाने लगती है और उसकी दुकान भी बंद करवा देती है और पूरे दिन कोमल से घर का बहुत सारा काम करवाती है। और दूसरी तरफ कोमल की माँ काजल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। जब यह बात कोमल को पता चलती है तो वह उस मालकिन से कहती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे अपने घर जाने दीजिए। नहीं, तो कहीं भी नहीं जाएगी, अभी घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाकर क्या करेगी? आखिर तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और तेरा क्या काम है वहाँ पर? उसे तो मरना ही है, तो वहाँ जाकर कौन से तीर मार लेगी, इसलिए तो यहीं रह। ये सुनकर कोमल बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर भगवान के सामने रोते हुए कहती है, भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले आपने मेरे पिताजी को छीन लिया और पूरी जिंदगी मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की और आज मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब है और मैं अपनी माँ के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। कोमल यह कहकर रोने लगती है। तभी उसे एक कोने में लाल रंग की साड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, अरे ये किसकी साड़ी है? ये मेरे घर में कैसे आ गई? ये साड़ी तो बहुत सुंदर दिख रही है। उसके बाद कोमल वह साड़ी पहन लेती है और वह कहती है, मैंने कपड़े तो पहन लिए, अब मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊँ? मुझे अपनी माँ के घर जाना है। कोमल के ये कहते ही कोमल अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। कोमल ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है, लगता है यह एक जादुई साड़ी है, जिसकी वजह से मैंने जो मांगा मेरी इच्छा वह पूरी हो गई है। अब मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी और दोबारा मैं अपना बुटीक शुरू करूंगी। और उस दिन से कोमल उस साड़ी की मदद से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेती और अपनी माँ के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिताने लगी थी। उसे अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वह बहुत से लोगों की मदद करती। विधवा बहू की जादुई सफेद साड़ी। एक छोटा सा परिवार था जहाँ पर कंचन अपनी सास चंपा और अपने पति राहुल के साथ रहती थी। कंचन और राहुल की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मोना था। राहुल बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। कंचन एक गरीब घर की थी। कंचन की सास चंपा कंचन से बहुत प्रेम करती थी और चंपा ने कंचन के माँ बाप से बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया था, क्योंकि वह कंचन की गरीबी को अच्छी तरीके से समझती थी। चंपा अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती थी और बड़े प्यार से अपनी बहू के साथ रहती थी। कंचन भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। वह अपनी सास की बहुत सेवा करा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोना का बर्थडे आने वाला होता है, तो वह अपने पिता राहुल से कहती है, पिताजी कल मेरा बर्थडे है, तो आप मुझे क्या दिलाएंगे?
बेटी जो तुम कहोगी मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, तुम मांगो तो सही। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए आज तक मना किया है क्या, जो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए सामान ना दिलाऊं? आखिर तुम्हारा बर्थडे जो है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दिलाऊंगा। उसी समय चंपा कहती है, हाँ मेरी पोती की सभी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, जो भी उसका मन है उसे दिला देना, नहीं तो मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। आखिर मेरी एक ही तो पोती है, अगर तुम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो तो मुझे बताओ, मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगी, है ना मोना? हाँ दादी आप सही कह रही हैं। साल में एक बार तो मेरा बर्थडे आता है और उसमें भी पिताजी कहते हैं मैं दिला दूंगा, और कहीं भूल गए तो इसीलिए कल ही आप मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिलाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसी तरह अगले दिन मोना का जन्मदिन होता है और वह अपने पिताजी से कहती है, चलिए पापा आज मेरा जन्मदिन है तो चलो मेरा गिफ्ट लेने, और माँ आप भी मेरे साथ चलो, हम तीनों साथ में चलेंगे, और हाँ दादी आप भी चलो। तब चंपा कहती है, नहीं बेटी आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। कंचन तो उनके साथ चली जा और सारा सामान लेकर आ जाना, जो जो मेरी पोती कहेगी वह सारा सामान आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वह तीनों बाजार की तरफ कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। वह बाजार में पहुंचकर मोना के लिए ढेर सारे कपड़े भी लेते हैं और वह घर आ जाते हैं कि तभी कंचन को याद आता है और वह अपने पति राहुल से कहती है, अरे हम तो केक लाना भूल ही गए, जाओ एक अच्छा सा केक लेकर आ जाओ। लेकिन मैं कौन सा केक लाऊंगा? बेटी तुम बताओ तुम्हें कौन से फ्लेवर का केक चाहिए, आखिर तुम्हारा बर्थडे जो है सारी चीज तुम्हारी पसंद की ही होनी चाहिए। हाँ पापा क्यों नहीं, आप मेरे लिए चॉकलेट वाला केक लाना और वो बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा मोटा नहीं, मेरी सारी दोस्तें भी आएंगी। उसके बाद राहुल अपनी बेटी के लिए केक लेने चला जाता है। वह एक बड़ी सी केक की दुकान में जाता है और एक अच्छा सा केक पैक करा के लाने लगता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। जब यह बात उनके घर पर पता चलती है तो सभी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। सभी बहुत रोने लगते हैं और चंपा कहती है, मेरे बेटे के साथ ये कैसे हो गया, आखिर हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। और कुछ दिनों तक सभी दुखी रहते हैं। तभी चंपा के घर में उसकी सहेली आती है और उससे कहती है, चंपा मैंने सुना कि तेरे बेटे की मौत एक्सीडेंट में हो गई, ये तो बहुत बुरी खबर है। आखिर तेरे बेटे की उम्र ही क्या थी जो अभी चला गया। चंपा ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर इतना अच्छा तेरा बेटा था। ये सुनकर चंपा कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमारे घर में कितनी खुशियाँ थी, लेकिन अब तो जैसे हमारे पर दुखों का पहाड़ भी टूटा हुआ है। मेरी पोती और मेरी बहू का क्या होगा? मेरी पोती अब कैसे पढ़े लिखेगी? अब तो हमारे घर में पैसे भी नहीं रहेंगे, बस कुछ पैसे ही बचे हुए हैं, वो कब तक चलेंगे? एक समय पर तो वो भी खत्म हो जाएंगे, तो हम कौन सा काम करेंगे? अरे चंपा तू अभी भी अपनी पोती और अपनी बहू की तरफदारी किए जा रही है, क्या तुझे पता नहीं है तेरी बहू मनहूस है और तेरी पोती भी। आखिर तू ही बता, जब से तेरी बहू आई है इस घर में राहुल का कोई भी प्रमोशन हुआ था क्या? और देख तेरी बहू ने तेरे बेटे को भी खा लिया। और हाँ तेरी पोती जिसका जन्मदिन था उस दिन तेरे बेटे का मरण दिन बन गया। ये सब कोई शुभ चीजें होती हैं क्या? ये सब उस मनहूस का करा धरा है जो तेरे बेटे पे नजर लग गई और तेरा बेटा चला गया। अरे हाँ तो सही कह रही है, अब तो मुझे भी यही लगता है कि मेरी बहू और मेरी पोती ने ही मेरे बेटे को खा लिया है। पता नहीं ये और क्या क्या करेंगी, क्या क्या करेगी, इससे क्या मतलब है? तू अब अपनी बहू और अपनी पोती को इस घर में से निकाल दे, नहीं तो तुझे भी खा जाएंगी और तुझे बर्बाद कर देंगी, तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगी। फिर तू मेरे पास मत आना। तू सही कह रही है, मुझे इन दोनों को इस घर से निकालना होगा, नहीं तो मेरी किस्मत और भी बेकार हो जाएगी, मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। मैं आज ही कंचन और मोना को इस घर से बाहर निकाल देती हूँ। ये कहकर उसकी सहेली जब वहाँ से चली जाती है तो चंपा अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, सुन कंचन अब तो इस घर में से चली जा,
मेरा बेटा तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, तो इस घर में से निकल जा। यह सुनकर कंचन कहती है, अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है? मैं यहाँ से मोना को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरा आप लोगों के सिवाय कोई नहीं है। मेरे माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो लोग हमारा खर्चा उठा सके। अरे तुम मुझसे जवान लड़ा रही है। एक तो मेरे बेटे को खा गई और ऊपर से मुझसे ही जवान लड़ा रही है मेरे घर में रहने के लिए। तू गरीब थी, फिर भी मैंने तुझे इतनी इज्जत दी, अपनी बेटी की तरह समझा, और तूने आज अपनी औकात दिखा ही दी। माँ जी, ये सब आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक आपको कुछ भी बुरा भला नहीं कहा है। तभी मोना वहाँ पर आ जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी आप ये सब क्यों कर रही हो? तभी चंपा मोना को एक चाटा लगा देती है। यह देखकर कंचन कहती है, माँ जी आप मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए। आपको हम लोग मनुष्य लगते हैं, तो मैं आज ही इस घर में से चली जाऊंगी। हाँ, तो इस घर में से अब तो निकल जा। तो मेरी आँखों के सामने मत आइयो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे को खा गए। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। चल अब निकल यहाँ से। उसके बाद कंचन अपनी बेटी मोना के साथ उस घर से निकल जाती है। तब मोना कहती है, मम्मी अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई घर नहीं है और हम क्या खाएंगे? अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं आसपास के लोगों से अभी कुछ काम पूछ लेती हूँ। क्या पता उनके पास कुछ झाड़ू पोछा का काम हो, हम उससे ही अपना गुजारा कर लेंगे। उसके बाद कंचन आसपास के लोगों से काम के लिए पूछने लगती है। तभी उसे एक जगह पर काम मिल जाता है और वह उससे कुछ एडवांस में पैसे मांग लेती है और एक जगह किराए पर एक कमरा भी ले लेती है और वहाँ पर वो दोनों रहने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद मोना को बहुत तेज बुखार हो जाता है। यह देखकर कंचन कहती है, अरे बेटी तुझे तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी जाकर अपने मालकिन से कुछ पैसे ले आती हूँ और तुझे डॉक्टर से दिखाकर तेरे लिए दवाई भी ले आती हूँ, वरना ये बुखार बढ़ गया तो मुसीबत हो सकती है। यह कहकर कंचन अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है, मालकिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बहुत तेज बुखार हो रखा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे बहुत जरूरत है। क्या मैं तुझे पैसे अभी क्यों दूंगी? अभी तो तूने 1 महीना भी काम नहीं किया जो मैं तुझे फालतू में ही पैसे दे दूं। तू तो अभी की आई हुई है, मैं तेरे पे विश्वास कैसे कर सकती हूँ? तू जा यहाँ से, मैं तुझे कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ। चाहे तू कल से काम करने मत आना, मुझे उस बात की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बहुत सी नौकरानियाँ मिल जाएंगी। अरे मालकिन आप ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है, तू यहाँ से निकल। ये कहकर मालकिन कंचन को घर से बाहर निकाल देती है। कंचन उदास होकर रास्ते पे से जाने लगती है कि तभी उसे एक बुढ़िया मिलती है जो कंचन को उदास देखकर कहती है, बेटी तुम तो बहुत दुखी लग रही हो, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कंचन सारी बात उस बुढ़िया को बता देती है। यह सुनकर उस बुढ़िया को कंचन पर बहुत दया आती है और वो कहती है, बेटी तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ देना चाहती हूँ। आखिर तुम इतनी मुसीबत में हो, एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आखिर तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो, अगर थोड़ी देर हो गई तो तुम्हारी बेटी की भी जान जा सकती है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यह सुनकर कंचन उस बुढ़िया के साथ उसकी झोपड़ी में चली जाती है। बुढ़िया अपने घर पहुंचकर अपना एक बक्सा निकालती है और उसे खोलकर उसमें से एक साड़ी निकालती है और कहती है, बेटी तुम विधवा हो, इसलिए मैं तुम्हें सफेद साड़ी दे रही हूँ। इस बात का तुम बुरा मत मानना, यह कोई आम साड़ी नहीं है, यह एक जादुई साड़ी है जिसे पहनकर सभी परेशानियाँ और दिक्कतें खत्म कर सकती हो। यहाँ तक कि अपनी बेटी की तबीयत भी सही कर सकती हो और अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकती हो। लेकिन अम्मा मैं इस साड़ी का इस्तेमाल कैसे करूँगी? बेटी जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम इस साड़ी को पहनकर वो चीज मांग लेना, तुम्हारी सभी इच्छाएं और दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और सभी इच्छाएं पूरी भी हो जाएंगी। उसके बाद कंचन वह साड़ी लेकर अपने घर चली जाती है और उस साड़ी को पहनकर कहती है, हे जादुई सफेद साड़ी, मेरी प्यारी बच्ची को ठीक कर दो।
कंचन के ये कहते ही उसकी बेटी मोना बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके बाद कंचन उस साड़ी की मदद से अपने लिए एक घर और बहुत सारी चीजें पा लेती है और उस दिन से वह कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखती है और उस साड़ी की मदद से कंचन अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लेती है। उसके पास घर और पैसे भी आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और अपने जैसे लोगों की मदद करती है।